दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होंगे। आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। इसी के साथ आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सामान्य अध्ययन और हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको सुपर टेट और यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 के लिए होगा। अगर आप यूपी टेट या सी टेट है तो पेपर 2 में मदद करेगा, वरना ये सारे क्वेश्चन आपको सुपर टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं पेपर को, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी कड़ी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो जो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी कि जिस राज्य के राज्यपाल का चयन करना होता है, तो उस राज्य के राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण है, उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा वहाँ का, उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही उसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पद है जिसको हटाने का संविधान में कोई प्रोसेस नहीं है। यानी कि राज्यपाल पर आप महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको लागू नहीं कर सकते हैं। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपको बता दूं, 1973 में ये केशवानंद भारती और बनाम केरल सरकार ने एक मुकदमा कायम किया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के ढांचे का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, केशवानंद भारती। याद रखिएगा, बनाम केरल सरकार द्वारा 1973। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति पानी है, तो आपको उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। मतलब 10 वर्ष आप किसी हाई कोर्ट में वकालत के रूप में कार्यरत हों। ये आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो मैं बता दूं, जो आकलन समिति होती है, इस आकलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। बात आई है राज्यसभा की, तो बता दें, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। नोट रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का जो संचालन है वो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या करना पड़ता है? अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नोट रखिएगा। बात आई है बजट की, तो बता दें कि पहला बजट भारत में किसने पेश किया था? तो जीबी मावलंकर, जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही सबसे पहले बजट पेश किया था। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो लोकसभा है उसका जो नेता होता है वो भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के नेता होते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, और लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है सीटों की वो 552 है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो मैं बता दूं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां का जो गणपूर्ति है कुल संख्या का 1/10 होना बहुत जरूरी है। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना बेहद जरूरी है। तभी उस सदन का जो संचालन होगा, जो कार्यविधि होगी, तभी चालू होगी जब उसके गणपूर्ति का 10वां भाग वहां मौजूद होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में आप 2 सत्र का आना बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में सत्रों का बुलाया जाना जरूरी है। जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र चलाना होता है तो जो इसको बुलाता है वो राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन इसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये भी आप नोट रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है वो किस आधार पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर ये आवंटन आधारित है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है जनगणना की। बता दें, जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन अगर
दशकीय आधार पर जनगणना की बात की जाए तो 1881-82 में लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वो शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में निम्न में से किसके समान है? तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को जो प्रक्रिया चलती है, वही प्रक्रिया से हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को हटा सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे देश के कैग हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है? तो जो भारत का महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है। महान्यायवादी इस समय भारत में के वेणुगोपाल जी हैं, नोट रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो संसद है इसको जो संसद का जो मंत्रिमंडल की सदस्यता है निम्न सदन तक सीमित है, ये कथन जो है सही नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वो किस सदन का सदस्य होता है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बता देता हूँ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करते हैं, वही जो है पदेन सभापति होते हैं। अब आपको लिखना है कि फिर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते तो उपराष्ट्रपति तो किस सभा के सदस्य हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट लिखा है तो सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो वो है अनुच्छेद 53। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनुच्छेद 53 में जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति को कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे एक वीटो अधिकार है। 356, 352, 360 ये जितने वित्तीय या राज्य संघ में कहीं उथल पुथल है, वहाँ का सिस्टम फेल है या बाहरी युद्ध है, तो इसमें जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं? वो प्रेसिडेंट के पास हैं, नोट रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो भारत के जो राष्ट्रपति को वो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा तो पावर ही है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, बल्कि उस पर महाभियोग चलता है। महाभियोग एक लंबा प्रोसेस है। इसको किसी व्यक्ति विशेष पर लागू करने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ता है, फिर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना पड़ता है, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इसमें मोहर लगा देते हैं तब महाभियोग चलता है। मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत में किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी जज के ऊपर महाभियोग लागू नहीं हुआ, जबकि चला कई के ऊपर है। अभी हाल ही में जो पूर्व सीजीआई थे हमारे देश के, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके ऊपर महाभियोग का प्रोसेस चल चुका है, लेकिन वो सफल नहीं रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास वो जाएगा मामला, तभी वहाँ से क्लियर होगा जो चुनाव संबंधी विवाद है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो जो राज्य का निर्देशक सिद्धांत है, इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसके बारे में संविधान शांत है। अब बात आई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। बता दें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए जो राज्य हैं, राज्य की सरकार हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो चाहे तो इसे लागू कर
सकती है, ना चाहे तो इसे लागू नहीं कर सकती। ये बाध्यकारी नहीं है। अगर सरकार इसे लागू नहीं कर सकती तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं, ये नोट रखिएगा। लेकिन अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मूल अधिकार गवर्नमेंट छीन रही है, लागू नहीं कर रही है, तो आप मूल अधिकार के बाध्यकारी हैं, आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इनके लिए राज्य सरकार बाधित नहीं है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो जो 69वां संविधान था, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को दिया गया। बात आई है दिल्ली की, तो बता दें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बैजल हैं। ये भी आप नोट रखिएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, मैं आपको बता दूं, और दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। भारतीय संविधान की भी हमने इसमें जिक्र की, बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इस चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाभप्रद है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।